नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के स्मॉल बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप पाल। हम इस बिजनेस स्कूल में उभरते कारोबारियों को बताएंगे वो मंत्र जो उनके नए वेंचर को कामयाब करने में मदद करेंगे। हमारे करिकुलम में शामिल हैं ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने शुरुआत भले ही छोटी की हो, लेकिन अपनी मेहनत, बड़ी सोच और थोड़े से सपोर्ट के साथ पहुंचे एक बड़े मकाम तक। इस चर्चा में हमारे गाइड होंगे कुछ एक्सपर्ट्स जो सिखाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप का पहला पार्ट। आज हमारे साथ है रिटेल क्षेत्र के जानकार सुशील डुंगरवाल और इक्विरस कैपिटल के सीईओ अजय गर्ग। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे शो में। और आज हम चर्चा करेंगे फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के बारे में। देखते हैं एक यूनिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने वाले मोका कॉफी एंड कॉन्वर्सेशंस की कहानी। मोका कॉफी एंड कॉन्वर्सेशंस एक ऐसा कॉफी बार है जहां लोग अपनी तेज रफ्तार जिंदगी से कुछ वक्त फुर्सत में गुजारने आते हैं। इस कैफे का नाम ही इसके पीछे छुपे ख्याल को बयां करता है। हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते थे जहां लोग दिन के कोई भी वक्त आ सके। जब हमने शुरुआत की 2001 में, तभी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। या 5 स्टार कॉफी शॉप्स खुले रहते थे ये टाइम स्लॉट के बीच में, या फिर साउथ इंडियन ओडीपी रेस्टोरेंट्स थे। ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। रियाज को प्रभावित किया था तुर्की और अरब के रूहानी कावा खानों ने। हमने पता किया कि कॉफी जो ओरिजिनली मिडल ईस्ट जो एरिया है, मोरक्को, टर्की, येमेन, वहाँ पे ओरिजिनेट की कॉफी ने। और वहाँ पे कावा खाना करके हब्स होते थे जहाँ लोग कॉफी और हुक्का के साथ में बैठ के अपना सोशल इंटरेक्शन वहीं होता था उन लोग का। तो उसी से इंस्पायर होकर हमने मोका बनाया है। रियाज कॉफी की जड़ों तक तो पहुंचे, लेकिन उन्हें पता था कि भारत में ये कल्चर एकदम नया है। इसे उन्होंने एक नए चैलेंज की तरह लिया। जब हमने शुरुआत करने की कोशिश की तभी हमारे पास कैपिटल नहीं था, तो बहुत ही लिमिटेड कैपिटल में हमें एक ब्रांड बनाना था और एक लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर करना था, पॉपुलैरिटी करनी थी वो ब्रांड की। तो एक तो फंडिंग की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। आपका अगर बजट लो है तो आप ज़्यादा मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में पैसे भी नहीं खर्चा कर सकते। तो ये सब शुरुआत में डिफिकल्टी तो थी, लेकिन स्पिरिट था, होप था और हिम्मत थी। फंड्स की कमी तो थी, पर हौसलों की नहीं। हमारी कंपनी की बुनियाद 15 लाख की सीड कैपिटल से हुई। लगन और विश्वास की आंच पर बनी मोका की कॉफी। 2002 में मुंबई में खुला मोका का पहला कॉफी बार। यहाँ एक ऐसा माहौल बनाने पर ध्यान दिया गया जो कॉफी के फुर्सत भरे मिजाज को जाहिर करे। हमारा यही प्रयत्न था कि हम एक कॉफी स्पेस क्रिएट करें, जो कॉफी जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं पर एक मूड होता है कि चलो कॉफी के लिए चलते हैं। मोका के हर आउटलेट में एक नया थीम डेवलप किया गया। डेकोर में वैरायटी रखी गई। फर्नीचर भी ऐसे चुने गए जो हर बार एक नया एक्सपीरियंस दे। हमारा ईच एंड एवरी मोका अलग है, अपीयरेंस में अलग है। मोका में एक भी पीस ऑफ फर्नीचर सेम नहीं है। मोका में आप जब आएंगे तो कभी आप लो सीट पे बैठे हो, कभी हाई सीट पे बैठे हो, कभी झूले पे बैठे हो, तो कभी थिएटर सीट पे बैठे हो। तो आप हमेशा जब आएंगे मोका में तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा हटके होगा ही होगा। इसी इनोवेटिव थिंकिंग की वजह से मोका एक इमीडिएट हिट बन गया, पर फंड्स की कमी अभी भी एक्सपेंशन के रास्ते में एक बड़ी अड़चन थी। बैंक वाले आपको तभी पैसा देने को तैयार होते हैं जब आप उनको प्रूव करो कि आपको उनके पैसे की जरूरत नहीं है। और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स तभी एंट्री करते हैं जब आपका मॉडल काफी बड़ा या स्केलेबल हो। तो ये जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए हम लोग ने फ्रेंचाइजिंग का रूट अपनाया कि जहां हम ब्रांड को भी ग्रो कर सकें, ब्रांड को डेवलप कर सकें और अपना कैपिटल भी ना लगे। इनके आउटलेट दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे 9 बड़े शहरों में हैं। आउटलेट ऐसी जगह होते हैं जहां आसानी से पहुंचा जा सके, पर इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि मॉल्स जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना हो। हम लोग की ये कोशिश नहीं रहती कि एक स्ट्रीट पे 3 आउटलेट खोल दें। हमारी ये कोशिश रहती है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक मौका कवर करें। शायद इसी डिफरेंशिएशन से पहले साल में सिर्फ 2 करोड़ का टर्नओवर करने वाले मोका ने 2008 में 50 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया। इतनी ग्रोथ के बावजूद रियाज स्लो एंड स्टेडी विस्तार करना चाहते हैं। मोका के कॉम्पिटिटर्स जहां हर साल करीब 50 आउटलेट खोल रहे हैं, वहीं रियाज 2010 तक सिर्फ 45 नए आउटलेट खोलना चाहते हैं।
हमारी चाहत है कि हम मार्केट के साथ में ग्रो करें और हमारा ये भी एक प्लान है कि हम हर एक आउटलेट रिमेन्स प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन। अगर आप बहुत जल्दी में बहुत सारे आउटलेट्स खोल दो, अगर आप उसको ठीक से सर्विस नहीं कर सको, उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर सको, उसका क्वालिटी आप नहीं ठीक से ऑफर कर सको और आप मार्केट को ओवर सर्विस कर रहे हो, तो वो नुकसान दे सकता है आपको। इस ग्रोथ के लिए पूंजी जुटाने के लिए रियाज ने हाथ मिलाया प्राइवेट इक्विटी फंड बीकन इंडिया एडवाइजर्स से। कामयाबी की इस कहानी को आगे बढ़ाने में मोका के ढेरों कम्युनिटी मेंबर्स भी मदद करेंगे। जी हां, मोका सिर्फ एक कॉफी बार ही नहीं, एक जैसी सोच वाले लोगों को साथ लाने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म भी है। बहुत सारे हम लोग ने क्लब्स बनाए हैं विद इन मोका। जैसे हमारे पास ट्रैवल क्लब है, जहां लोगों को जो ट्रैवल करने का शौक रख सकते हैं वो इकट्ठा होके अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारे पास बाइकिंग क्लब है, बुक क्लब है। तो ये सब पैशंस जो लोगों के पास होते हैं, मोका शेयर्स दोस पैशंस विद देम। तो मोका बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ पीपल्स पर्सनैलिटीज। इसलिए मोका में आने के लिए कॉफी तो सिर्फ एक बहाना है। यहाँ यंगस्टर्स को लुभाने के लिए स्नैक्स और डेजर्ट्स की एक्सटेंसिव मेन्यू भी है। आप अगर एक चीज अपने मेन्यू पे रखते हो तो आपको 10 चीज ट्राई करनी होती है और 9 चीज को डिस्कार्ड करना होता है। मोका में बेहतरीन सर्विस और अच्छा जायका ही नहीं, अगर आपको कोई फर्नीचर या कॉफी मग पसंद आ जाए तो वो भी आपका हो सकता है। इस मर्चेंडाइजिंग से ब्रांड को ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है और कंपनी की कमाई भी बढ़ती है। ये कंपनी के रेवेन्यू में करीब 7 से 8% का योगदान देती है। कुछ और मंत्र भी हैं जो मोका को एक कल्ट इमेज देने में सहायक है। कम कैपिटल में अच्छी प्लानिंग करना, कैफे की डेकोरेशन नए अंदाज में, कम्युनिटी नेटवर्क से असरदार मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग अतिरिक्त कमाई का अच्छा जरिया। चाहे कॉफी हो या डेकोर, हर चीज को खास बनाने की कोशिश ही मोका को बनाता है एक कॉफी बार से कहीं ज्यादा। अपने ब्रांड की रीच बढ़ाने के लिए ये ऐसे ही इनोवेटिव तरीकों का इजाद करते रहेंगे। तो ये थी मोका की कहानी, कॉफी कॉन्वर्सेशंस एंड अ लॉट मोर। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज के स्मॉल बिजनेस स्कूल में। रिटेल क्षेत्र के जानकार सुशील डूंगरवाल और इक्विरिस कैपिटल के सीईओ अजय गर्ग हमारे साथ हैं, इनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मोका में निवेश करने वाले बीकन इंडिया एडवाइजर्स के दीपक शाहदपुरी का क्या कहना है कंपनी के बारे में, ये एक बार देख लेते हैं। मोका में निवेश करने से पहले कौन से फैक्टर्स पे आपने ध्यान दिया? We were very bullish on the food and beverage sector and were very attracted and impressed by Riaz and his team and Moka for 3 reasons. One, it is a domestically grown brand. Number 2, the 3 founders started the business at 15 lakhs and have grown it to about 20 outlets. And thirdly, it wasn't a me too, it was an original concept, original look and feel. मोका का एक्सपेंशन प्लान देखते हुए क्या इस ग्रोथ रेट पे बढ़ना ही सही रहेगा? We feel that right now it's in 17 locations. We think it can go up to 60 locations in the next 2 years. And we think Riaz has the ability and the talent to manage the growth. He's looking at the industry, but he's not trying to chase anyone or copy anyone. It is not like some of the other perceived competitors. He's been very focused on which cities, which locations in the cities. He's never at the most expensive location because his business does not rely on people passing by. सुशील डूंगरवाल और अजय गर्ग हमारे साथ है। सुशील, शुरुआत आपसे करेंगे। यहाँ पे मोका को देख के जो चीज बार बार समझ में आता है कि फूड एंड बेवरेजेस में ये बात सही है और मोका में और ज्यादा सही है कि आप सिर्फ यहाँ पे खाने या पीने के लिए नहीं आते, एक्सपीरियंस के लिए आते हैं। तो इस एक्सपीरियंस को, अल्टीमेट एक्सपीरियंस को या ऑप्टिमम एक्सपीरियंस को कैसे दिया जाए? देखिए, इनका जो कॉन्सेप्ट है एकदम फुर्सत से पैसा बनाना इज व्हाट आई वुड से। जो लीजर टाइम आदमी के पास है उसको भी खर्च करने के लिए, वक्त को जायज करने के लिए ये उसी में से पैसा निकला। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी न्यू, वेरी डिफरेंट। इट गोज विद द यंगस्टर्स, जो इनका कोर कस्टमर है, यंगस्टर्स हैं जिसके पास आज वक्त है, कभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे दोस्तों के साथ बैठ के अकेले में बैठे, और वो जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बतौर, भले ही वो उस 2 घंटे में 2 ही कॉफी पिए, बट वो एक्सपीरियंस को उस कस्टमर को वहीं बैठे रखने देना, उस कस्टमर को उतनी सर्विस देना, एम्बियंस देना, जिससे कि
वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाए, दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज वेरी न्यू, वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज वर्कड फॉर रियाज, यू नो, इट्स वर्कड परफेक्टली फॉर हिम, एंड आई थिंक ही इज ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने देखा रियाज को भी बोलते हुए कि बैंक तो पैसा तभी देता है जब प्रूव कर सके कि पैसे की जरूरत आपको है नहीं। तो एक तरफ बैंक जो है वो सिक्योरिटी मांगता है, दूसरी तरफ अगर आप पीई के पास जाए, प्राइवेट इक्विटी के पास जाए, तो वो एक बिजनेस प्लान चाहते हैं वाटर प्रूफ। तो इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाए? आई थिंक अगर आप रियाज का ही देखोगे, उन लोगों ने काफ़ी इनोवेटिव वे से अपना बिजनेस बनाया है। दे हैव लाइक रिटेल की जब स्टोरी आती है तो आप प्लान, आपका आइडिया जो है उसके ऊपर आप कितना खर्चा करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मनी इज नॉट द ओनली थिंग विच सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स योर बिजनेस। सो इनने जैसे डेस्टिनेशन राइट चूज किए थे, दे नॉट गॉन फॉर एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन, लो कॉस्ट डेस्टिनेशन, बट डेफिनेटली ट्राई टू उसी जगह पे ट्रैफिक आए वैसा काम किया है, आइडेंटिटी बनाई है ब्रांड के पीछे, और फिर फ्रेंचाइजिंग का उन्हें रूट लिया है। सो अगर ठीक है बैंक पैसा नहीं देंगे, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर नहीं देंगे, पर आपका अगर आइडिया इतना स्ट्रांग है वो बिजनेस में कभी रुकावट नहीं देगा। एंड आई थिंक धीरे धीरे मार्केट भी इवॉल्व हो रहा है, तो उसमें काफ़ी आपको मिल रहा है। बट द वे यू मेक योर प्लान, जिस तरह से आप अपना प्लान बनाओगे उससे काफ़ी डिपेंड करता है कि आपका कितना कैपिटल की जरूरत पड़ सकती है, एंड उस हिसाब से आपका काम हो सकता है। मतलब कैसे आप एक्सपैंड करिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर yes. इनका जैसा बिजनेस है, ऐसे किसी बिजनेस के लिए अगर आपको फंडिंग की जरूरत हो तो किसके पास जाना सबसे बेहतर हो सकता है? प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इस काफ़ी इंटरेस्ट है, और काफ़ी प्राइवेट इक्विटी का इन्वेस्टमेंट हुआ है स्पेस में। कैफे कॉफी डे को हुआ है, एंड बारिस्ता को भी हुआ था, एंड इनका भी हो गया है। सो दैट इज ऑब्वियसली देयर। आई थिंक रिटेल में इसके हिसाब से काफ़ी उधर से पैसा आ रहा है। राइट। सुशील, एक चीज जो हमने देखा है, बार बार जो बात ये कहते हैं कि एक यूनिक एक्सपीरियंस देने की कोशिश हो रही है। कॉफी तो साथ में है ही, फ्रेंचाइजी मॉडल को इन्होंने फॉलो किया है, जाहिर तौर पर उसके लिए इनको खर्च कम करने पड़े हैं, लेकिन एक यूनिक एक्सपीरियंस देने के रास्ते फ्रेंचाइजी मॉडल में तो कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। हाँ, बिकॉज उस सक्सेस को मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल बात है, एंड वहीं पे उस फ्रेंचाइजर, जैसे इस जगह पे हमारे मिस्टर रियाज हैं, उन्होंने काफी उसको डिलिब्रेट डिटेलिंग किया होगा और उसको फिर मल्टीप्लाई किया होगा। छोटा सिस्टम है, कॉफी बनानी है या टेर लगानी है या इंटीरियर्स करना है, आई एम श्योर मिस्टर रियाज इज इन्वॉल्व ऑन अ डे टू डे बेसिस। लेकिन क्या इससे ये नहीं होता है कि आप कितना एक्सपैंड कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर आपकी अगर जो मैनेजमेंट टीम है कुछ लोगों की, वो कितनी चीजों पे ध्यान रख सकते हैं, ये भी तो लिमिटेड है। तो हालांकि ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आउटलेट्स नहीं खोलने हैं इनको 2010 तक, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत नहीं हो सकती यहाँ पर हर एक में ध्यान रखना? काफी बड़ी दिक्कत वही होती है, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को, कोई भी एंटरप्रेन्योर को ये देखना है कि इट इज नॉट ओनली मल्टीप्लाइंग द बिजनेस मॉडल, इट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग एंड क्रिएटिंग पीपल हु कैन थिंक लाइक यू। वो कैसे करें? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट हो सकता है, हो रहा है। आई एम श्योर एवरी फ्रेंचाइजी ऑफ मौका इज वर्किंग लाइक रियाज। मतलब अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ आपका ध्यान है, तो ये याद रखिए कि सबसे पहले ऐसे किसी को आप अपना फ्रेंचाइजी बनाएं जिसकी सोच, जिनका विजन आपके जैसा हो। चर्चा जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मॉल बिजनेस स्कूल में। हमारे लेसन को आगे बढ़ाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। देखते हैं कि इस क्षेत्र के दिग्गज कैफे कॉफी डे ने अपना कारोबार कैसे बनाया। जब भी भारत के गर्माते कॉफी बाजार की बात होती है तो कैफे कॉफी डे का नाम जरूर जहन में आता है। इस कैफे चेन की शुरुआत हुई थी कर्नाटक के चिकमंगलुरु में, जब कॉफी बीन एक्सपोर्ट करने वाली एमालगमेटेड बीन कंपनी ने कॉफी रिटेलिंग कारोबार में उतरने का फैसला किया। 1996 में कैफे कॉफी डे का पहला आउटलेट खुला बैंगलोर के ब्रिगेड रोड पर, और आज सीसीडी भारत की सबसे बड़ी कैफे चेन है।
तेजी से बढ़ते भारतीय इकोनॉमी की वजह से आज के यंगस्टर्स के पास पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। कैफे कॉफी डे ने इसी ग्रुप को टारगेट किया एक शानदार मेन्यू और वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग के साथ। इनकी कॉफी की रेंज शुरू होती है सिर्फ 20 रुपए से। इनके 40% कस्टमर 20 से 25 साल की एज ग्रुप में हैं। कंपनी अपने आउटलेट्स की लोकेशन पर भी खासा ध्यान देती है। इनके ज्यादातर आउटलेट्स हाई स्ट्रीट, मॉल्स और कॉर्पोरेट पार्क्स में होते हैं और शायद इसीलिए इनके चेन में रोजाना 500 से ज्यादा लोग आते हैं। अपने ब्रांड को और पॉपुलर करने के लिए कंपनी कई मार्केटिंग कैंपेन्स भी चलाती रहती है। साथ ही बुक कैफे, म्यूजिक कैफे और लाउंज कैफे जैसे कई फॉर्मेट से सीसीडी कंज्यूमर के हर टेस्ट को केटर करने की कोशिश करती है। मर्चेंडाइजिंग के जरिए सीसीडी अपने ग्राहकों के और करीब आना चाहती है। गौरतलब यह है कि मर्चेंडाइजिंग कंपनी की कुल आय में करीब 5 से 6% का योगदान देती है। कैफे कॉफी डे पूरे जोर शोर से कॉफी बाजार में अपना दबदबा कायम करने के मूड में है। देश के 103 शहरों में सीसीडी के करीब 600 कैफे हैं जिन्हें फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलाया जाता है और मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी 300 नए कैफे खोलना चाहती है। इस कामयाबी का श्रेय सीसीडी अपने 3A फॉर्मूले को देती है। कंपनी का मानना है कि उसकी सबसे बड़ी खासियत उसकी एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी है और शायद इसीलिए कैफे कॉफी डे को पूरा यकीन है कि उसकी कामयाबी की कहानी यूं ही जारी रहेगी। और हमारे साथ सुशील डूंगरवाल, अजय गर्ग मौजूद है। सुशील, यहाँ पे अगर हम कैफे कॉफी डे का मॉडल एक तरफ देखें, दूसरी तरफ मोका का मॉडल देखें, मोका के बारे में इनका कहना है कि हम किसी डेस्टिनेशन में जाके नहीं बैठेंगे, हम खुद डेस्टिनेशन बनना चाहते हैं। लेकिन बॉम्बे जैसे शहर में जहां पर ट्रैफिक इतना ज्यादा है, डिस्टेंसेस इतने ज्यादा है, वहां पर आपसे अगर बहुत दूर मौका हुआ तो क्या aren't you losing out on a big clientele there? You will, but eventually as you grow, जैसे इन्होंने कहा है कि और ब्रांचेस खुलेंगे, what is very important is visibility कितनी है। One, two, to keep the cost low. Maybe you don't have to be on a high street for a concept like this, because you are a leisure center. I mean, तो वो हाँ ठीक है, जैसे उनके नंबर बढ़ जाएंगे शायद एक्सेसिबिलिटी जो मोका के साथ है वो भी शायद अच्छी हो सकती है। एंड मोका इज अ लिटिल हाई एंड, आई वुड से इट्स स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन अ सीसीडी, मतलब तो इसका जो टारगेट, बस पैसे शायद थोड़े ज्यादा होंगे खर्च करने के लिए। इनका जो टारगेट ऑडियंस है दोनों का अलग है। कॉन्सेप्ट दोनों का सिमिलर है या प्रोडक्ट सेम है, दोनों कॉफी बेचते हैं लेकिन दोनों डिफरेंट टाइप्स की कॉफी बेचते हैं और डिफरेंट टाइप का एक्सपीरियंस बेचते हैं। दैट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हर एक मोका के साथ, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ क्लब्स जुड़े हुए हैं, ट्रेकिंग के क्लब्स, बुक क्लब्स, जो भी हैं, ऐसा कोई स्टेप ऐसे एक ब्रांड को बनाने में कितना मदद कर सकता है? बहुत, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग अ कल्ट ऑफ कस्टमर्स, यू आर डिफाइनिंग योर कस्टमर्स, एंड एक बार वो डेफिनेशन हो जाता है तो काफी अच्छा होता है। सेकेंडली, व्हाट यू हैव टू सी इज यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग और कीप ऑन एडेप्टिंग टू द मार्केट कंडीशन। आज जैसे इन्होंने कहा है मिस्टर रियाज ने कि हम मॉल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, फॉर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम दैट इज अ गुड कॉल व्हाट ही इज टेकिंग। Going forward 5 years or 3 years down the line, he might have to do it. And if he specialty mall agar nikal ke aati hai, so he has to be open, and I think which is what he's done. Any business model has to be open for growth and open to ideas. You can't typecast something and say, okay, this is what is going to work. यही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अब अजय, हमने ये पूरी कहानी देखी, कॉम्पिटिटर्स भी देखे, अगर कोई ऐसे किसी बिजनेस में आना चाहे, क्या क्या करे, क्या क्या नहीं करे, अगर एक शॉर्ट लिस्ट आप दे सके। आई थिंक 3-4 चीजें हैं। आपको बिजनेस के पीछे एक पैशन होना चाहिए। क्लियरली अपना एक बिजनेस में कॉपी मत कीजिए किसी को, आपके बिजनेस के लिए भी स्पेस है। अगर आप एज ए पैशनेट एंटरप्रेन्योर सोच सकते हो, कुछ बना सकते हो, उसके पीछे एक आइडेंटिटी बनाइए। बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप कंज्यूमर बिजनेस का देख रहे हैं, जैसे ये सब बिजनेसेस हैं, तो एक कस्टमर्स का एक ओरिएंटेशन और एक फोकस होना चाहिए। टीम को बिल्ड कीजिए। कैपिटल is always adequate for the right business plan, whatever capital you always have. So it's it's not a constraint for अगर एक entrepreneur के लिए कोई constraint किसी काम की चीज होती नहीं है। And अगर business थोड़ा successful होता है तो काफी private support भी है from a capital perspective जो मिल सकता है। चलिए, तो फिर मतलब ये है कि अगर आप भी मौका जैसा एक यूनिक एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ऐसा कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं जहां पर लोग आएं और उनको एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिले, तो फिर जरूर बहुत पैशनेट होना पड़ेगा आपको, ताकि आप एक इस यूनिक एक्सपीरियंस के बारे में प्लान कर सके ठीक ठाक,
बिजनेस माइंड होना पड़ेगा ताकि इस कारोबार में पैसे कहां से आए, कहां जाए और कैसे और पैसे आए, ये आप सोच सकें। और साथ ही आपको ऐसे लोग लेने पड़ेंगे जो आपका ये जो सपना है इसे शेयर करते हो। हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के शो में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। हम आपको ऐसे ही मंत्र बताते रहेंगे हमारे इस शो में, तो स्मॉल बिजनेस स्कूल में आना भूलिएगा नहीं। अगली क्लास तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगले हफ्ते स्मॉल बिजनेस स्कूल में सीखेंगे फिटनेस इंडस्ट्री के गुर। तो याद रहे, अटेंडेंस कंपलसरी है।